गौरव तिवारी वो अपने मैरिटल लाइफ से उनका कुछ कॉम्प्लेक्सिटी चल रहा था। सबसे पहले मुझे बुलाया था पुलिस ने, क्योंकि मेरे कॉल्स फ्रीक्वेंट जाते थे। अब ये आज तक मैंने हिंट कहीं नहीं दिया किसी पॉडकास्ट या कहीं नहीं, पहली बार बोल रहा हूँ हिम्मत करके। एक बहुत ही फेमस केस था कड़कड़डूमा केस, कि कड़कड़डूमा में भी कोई भूत था जिसको इंसाफ नहीं मिला। कुछ मैसेजेस आएंगे कि मैं तुम्हें मार दूंगी। पूरी दुनिया में मैं इकलौता इंसान हूँ जिसके सामने वो कंप्यूटर ऑन हुआ था। एक अजीब सा रास्ता बचपन से दिखता था, फ्रीक्वेंटली सपने में दिखता था। वहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि लोहा पिघल जाए। साउथ दिल्ली के एक बिल्डिंग, तो उसका बेसमेंट काफ़ी भूतिया था वो माँ, और ये 2-3 और लोगों ने कंफर्म किया था कि ऐसा लगा है कि माँ सुनाई दिया। सुशांत सिंह की आत्मा से बात अगर कोई कर सकता है तो या तो वो उसके घर वाले कर सकते हैं, जो भी उनके नियर एंड डियर रिश्तेदार थे वो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। गौरव से मैं बहुत अटैच था। गौरव को मुक्ति नहीं मिली, मैं ये भी जानता हूँ। मैंने बोला कि ठीक है, आप एक बार ना ये सब छोड़ दो, क्योंकि उसको बार बार एक्सपेक्टेशन रहती कि आप आओगे, उससे बात करोगे। किसी ने खुद से बता दिया था अपने डेथ के बाद थाना इंचार्ज को कि उसकी लाश कहाँ पे, भूत है स्कूल में, तो सरपंच जी ने बंद करा दिया। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने गौरव तिवारी सर के ऊपर बात करी थी, जहां मैंने ये बोला था कि उनके ऊपर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई थी उनके लास्ट डेज में। उस पर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे मैसेजेस आए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का भी मेरे पे उधर कमेंट आया। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज हम इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के हेड से डायरेक्टली बात करते हैं और जानते हैं सब कुछ, गौरव तिवारी की से लेके पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और बाकी और ऐसे टॉपिक्स। तो वेलकम कीजिए मिस्टर राज का। नमस्कार जी। कैसे हैं? बिल्कुल सही। ठीक है, थैंक यू सो मच आज यहाँ आने के लिए, और हम लोगों के बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जो आज आप क्लियर कर सकते हो। तो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं उस वीडियो से जिसकी मैं अभी बात कर रही थी। मैंने ना बहुत आर्टिकल्स पढ़े थे बेसिकली, और मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी थी जिसके अंदर अलग अलग स्टोरीज बताई गई थी कि जब गौरव तिवारी का मतलब लास्ट डेज थे तो वो कुछ एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, और उस इन्वेस्टिगेशन की वजह से ही उनकी डेथ हुई थी, जिसका कोई पता नहीं चल पाया कि वो था थी या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वजह से हुई थी। तो क्या आप ये थोड़ा क्लियर अप करेंगे? देखिए, जो मेरी 6 जुलाई को गौरव से व्हाट्सएप पे बात हुई है, दिल तो मेरा कहता है कि मैं पूरा वो चैट ही दिखा दूँ अभी, और जिस टाइम तक बात हुई है और किस टॉपिक पे बात हुई है। कहीं से भी ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे, बट उनके अंदर एक परेशानी थी। परेशान वो दिख रहे थे किसी बात को लेकर के, और ये मैंने अपने चैनल में भी 2020 में कुछ वीडियोस में क्लैरिफाई किया है कि वो अपने मैरिटल लाइफ से उनका कुछ कॉम्प्लेक्सिटी चल रहा था शादीशुदा लाइफ में। और रही बात, ये जो कहानी है वो जनकपुरी के घर की थी कि वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने गई थी और एक लड़की की आत्मा उसके लिए जिम्मेदार है। सच्चाई ये है कि गौरव तिवारी 6 जुलाई को सुबह 8 या 9 बजे अपने ऑफिस पहुंच गए। वो अमूमन वो 11-12 बजे ऑफिस जाते थे, क्योंकि लेट से सोते थे पूरे, बट उस दिन वो पहले चले गए थे। और पूरी रात तो नहीं, मैं कहूँगा अराउंड 11:30 बजे उस वक्त इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का एक मेंबर सिद्धार्थ, जो मुंबई टीम का हेड है, वो आया हुआ था मुंबई से कुछ रिसर्च वगैरह करने के लिए गौरव के साथ, मेरे साथ, और रह भी वहाँ रहा था आईपीएस के ऑफिस में, क्योंकि उसमें बहुत सारे कमरे थे। गौरव ने उसे बोला कि सिद्धार्थ मुझे घर जाना है, मेरा कैब बुक कर। कैब का सारा रिकॉर्ड है कि वहाँ से कैब ने उसको पिकअप किया उसके ऑफिस से और उसके घर पे ड्रॉप किया। तो जनकपुरी वाली कहानी आई कहाँ से? और सारा दिन वो ऑफिस में रहा है, सारा दिन ऑफिस में रहा है। आपको देखिए, एक बड़ी पर्सनालिटी थी, डेथ हो गई, क्राइम ब्रांच के हाथ में केस किया दिल्ली पुलिस। क्राइम ब्रांच ने सारा खाका निकाला होगा ना उनके मोबाइल से, कहाँ कहाँ वो गए हैं। और जनकपुरी वाली अगर ये बात आती या कुछ ऐसा होता तो किसी से तो पूछती पुलिस कि जनकपुरी क्यों गए थे। सबसे पहले मुझे बुलाया था पुलिस ने, क्योंकि मेरे कॉल्स फ्रीक्वेंट जाते थे, और भी जो आईपीएस के मेंबर्स थे जो वहाँ मौजूद थे दिल्ली में, उनको बुलाया था क्राइम ब्रांच वालों ने, सबके बयान लिए थे उन्होंने। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझसे पूछेंगे ये जनकपुरी वाली कहानी, क्योंकि उनके ही घर के किसी ने जब हम क्रेमेशन करके वापस आए थे उनका अंतिम संस्कार करने के बाद,
तो मुझसे किसी ने पूछा कि राज कल कहाँ गया था गौरव इन्वेस्टिगेशन के लिए जनकपुरी में। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। ओके। ये है बात। और देखिए उनके का जो रीज़न है विकिपीडिया में है, ये दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि उन्होंने किया था। अच्छा। अब की जो वजह है मैं हिंट दे सकता हूँ कि मैरिटल लाइफ जो उनकी जो चल रही थी उसमें बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो गया था किसी तीसरे बंदे के आने के कारण। अब ये आज तक मैंने हिंट कहीं नहीं दिया किसी पॉडकास्ट या कहीं नहीं, पहली बार बोल रहा हूँ हिम्मत करके। इसमें गौरव की गलती नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। और वो जो लड़की आई थी उसकी लाइफ में मिस्टीरियसली उसकी भी डेथ हो चुकी है 2018 में। अच्छा। और यहाँ से बहुत दूर, हजारों किलोमीटर दूर। ओके। सो एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि अभी गौरव तिवारी सर और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की बात चल रही है। एक बहुत ही फेमस केस था कड़कड़डूमा केस, जो आईपीएस ने कवर करा था, और ये मतलब काफ़ी हफ्तों तक न्यूज़ चैनल में भी बहुत फेमस था, और आज तक इसकी यूट्यूब पे भी बहुत वीडियोज़ है। पर इसके पीछे कुछ कंट्रोवर्सी भी है और कुछ ऐसी बात भी है जो अब तक किसी को नहीं पता। आप उसके बारे में थोड़ा बताओगे? पूरी दुनिया में मैं इकलौता इंसान हूँ जिसके सामने वो कंप्यूटर ऑन हुआ था, और ये फुटेज इंटरनेट पे है, और ये फुटेज हर न्यूज़ वालों ने चलाया था। इवन अमर उजाला वालों ने तो अपने चैनल पे डाला था हमसे बिना परमिशन के। अब वो मेरे ही सीसीटीवी कैमरा से लिया गया था। हम पहले हमारा एक ऐसा मोड ही होता है कुछ काम, जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो अपने इक्विपमेंट्स ले जाते हैं, उसमें सीसीटीवीज भी होते हैं, नाइट विज़न खासकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पैरा का। और अफवाह तो थी भूत प्रेत की, और जो डर का माहौल था ना कोर्ट में, वहाँ पे जितने भी वकील थे जिस तरीके से डरे हुए थे, डर क्या होता है उस रात मैंने महसूस किया था उनके चेहरों को देख करके। उनके चेहरे को देखकर मुझे डर लगा था कि डर क्यों रहे हैं। यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगी इस केस का। हुआ ये था कि कड़कड़डूमा कोर्ट में क्या हो रहा था कि बहुत सारे कंप्यूटर्स ऐसे थे जो खुद से चल रहे थे, बंद हो रहे थे, और बहुत और ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। रात को 12 बजे अचानक कुछ कंप्यूटर्स, हाँ रात के 12 बजे एग्जैक्टली रोज होता था ऐसा, ऑन हो जाते थे और 5 मिनट के बाद ऑफ हो जाते थे। तो इसकी वजह से सबको लगा कि यहाँ पे शायद कोई भूत प्रेत या कुछ इसकी वजह से वहाँ पे पहले कुछ लोगों ने उनको नेगेटिविटी फील हुई, डर एहसास हुआ जो वहाँ काम करते थे। राइट। फिर उन्होंने, किसी ने बोला कि भाई ये कोई इस तरह की ऊपरी ताकत है कर रही है। उन्होंने किसी को बुलाया, कोई तांत्रिक पंडित को। अच्छा। उन्होंने ये कह दिया कि कोई खतरनाक आत्मा है जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है कोर्ट में। अच्छा। वो बहुत ज़्यादा डर गए, और फिर न्यूज़ चैनल्स वालों ने कवर करना शुरू किया। एक न्यूज़ चैनल है, नाम नहीं लूँगा मैं चैनल का, उनका कैमरा मैन वहाँ शूट करते करते गिर गया था, उसे सर पे चोट लगी थी। ओके। ये भी थोड़ा सा जो है, ये और भी ज़्यादा थोड़ा गरम मसाला हो गया केस में। डर का माहौल हो गया था वहाँ पे। बाकी अब इसके आगे क्या पूछना चाहते हो पूछो। इसके बाद जैसे आपने बोला कि आप वो इकलौते थे जिनके सामने वो कंप्यूटर खुला था, तो फिर आपने क्या इन्वेस्टिगेशन करी, फिर क्या उस चीज़ का एक सलूशन? देखिए जो माहौल उस वक्त चल रहा था, और था तो मैं भी डबल माइंड कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। भूत प्रेत में मैंने इतना इन्वेस्टिगेशन किया है, मैं भानगढ़ तब तक जा चुका था, कुलधरा जा चुका था। मैंने कहा कारकाडूमा में ऐसा क्या है कि ये कंप्यूटर भूत प्रेत ऑन कर दे रहे हैं। और चूँकि मैं बिलोंग करता हूँ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक लाइन से ही, आई एम माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर ऑल्सो। तो मेरा दिल्ली में जब करियर स्टार्ट हुआ था तो ये कंप्यूटर्स एंड ये इन सब के बीच ही हुआ था, ऐसा कभी कुछ केस हुआ नहीं। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये भूत प्रेत, ये ऑन भी करेंगे तो क्यों करेंगे। कंप्यूटर ऑन है, उसके ऊपर कुछ हल्की डिस्टर्बेंस हो जाए, फ्लिकरिंग हो जाए कुछ, ये देखिए ये भी मैं बाद में समझा दूंगा आपको, एक इसका अलग से रखना आप कि किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। तो मैं डबल माइंड में था, मुझे लगा कि ये नहीं होगा। फिर लगा कि अगर आज ही मेरे सामने कंप्यूटर ऑन होता है, और उस कमरे के अंदर किसी और को गौरव ने अलाउ नहीं किया था अंदर रहने के लिए, टीम के किसी भी मेंबर को। सारे बाहर स्क्रीन पे देख रहे थे क्या चल रहा है अंदर, हमने बहुत सारे कैमरा लगाए। अब मैं बैठा हुआ था और मोबाइल फ़ोन ऐसे ले करके मैं बैठा हुआ था, रिकॉर्ड देखा कि जैसे 11:55 हो गया। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और थोड़ी दिल की धड़कनें मेरी तेज़ तो हुई थी, जैसे जैसे 57, 58, 59, 12 होते ही मैंने देखा कि सारे कंप्यूटर का लाइट अपने आप पहले ब्लिंक, जैसे कंप्यूटर बीप करता है,
सारे मॉनिटर ऑन हो गए। दौड़ करके मैं गया देखने। मुझे ये लगा था कि स्क्रीन पे जैसे नॉर्मल कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो बायोस आता है करेक्ट। कि कौन सा CPU, कितना रैम है, क्या है। मुझे लगा था कुछ मैसेजेस आएंगे कि मैं तुम्हें मार दूंगी, अच्छा, जैसे मूवीज में दिखाते हैं। हाँ, खून भरी मांग, इस तरह का कुछ। लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं वहाँ पे, नॉर्मल मुझे स्क्रीन दिखा। ओके। और फिर इस पे हमने और भी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया। तो फिर बाद में ये पता चला कि वो पैरानॉर्मल था, नहीं था, क्या एंड बाद में मैंने उसमें ये इन्वेस्टिगेट किया कि उसके जो जितने भी मदरबोर्ड्स थे वो BPOs में यूज़ होने वाले कंप्यूटर थे, स्पेशल ग्रेड के। अच्छा। जो कभी इन्होंने खरीदे होंगे। ओके। उसमें एक शेड्यूल मेंटेनेंस होता है जो अपने आप ऑन हो जाता है। लाइक दिन भर किसी कंपनी में काम हुआ, 8 बजे तक काम हुआ, रात के 8 बजे तक काम हुआ। अब उनको अलग से क्या है कि एक बंदा रखना पड़ेगा उसको मेंटेन करने के लिए। करेक्ट। अब सारे दिन कंप्यूटर चलना है, सुबह 7 बजे से वो ऑन होना है, रात को 8 बजे ऑफ होना है। और जितनी कॉलिंग वॉलिंग ये जो होती है कॉल सेंटर्स की, इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है इन कंप्यूटर्स का। तो एक शेड्यूल मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास बहुत सारा कंप्यूटर है और आप नहीं चाहते हो कि मैं अलग से कोई एक स्टाफ रखूँ इसके लिए, इसको मेंटेन करने के लिए, तो शेड्यूल मेंटेनेंस में जैसे एंटीवायरस अपडेट होना, डीफ्रैगमेंटेशन होना, हार्ड डिस्क ऑप्टिमाइज्ड रहे, वो एक टाइमिंग होती है। अपने आप कंप्यूटर ऑन होगा, सब कुछ ठीक करेगा, स्कैन करेगा, फिर वो बेचारा अपने आप 5 मिनट बाद ऑफ हो जाएगा। ओके, तो ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं, मतलब आईटी की कोई दिक्कत थी? आईटी का कुछ शेड्यूल मेंटेनेंस का ऑन था, टेक्निकल एरर था ये। ओके, सो ये बात थी। बट ये काफ़ी न्यूज़ में चर्चा में रही बात कि वहाँ पे तो कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है। इस पे आज तक इतनी सारी वीडियोज़ है कि करकरडूमा में भी कोई भूत था जिसको इंसाफ नहीं मिला। तो आप ये बताइए, जैसे इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ने ऐसे बहुत सारे केसेस करे हैं, जैसे कि आप भानगढ़ का बता रहे थे कि पहले ऐसा बोला जाता था कि इंडियन गवर्नमेंट भी भानगढ़ को भूतिया बताती थी, बट अगर आज आप जाके सर्च करेंगे तो ऐसा नहीं आपको दिखेगा, क्योंकि गौरव तिवारी जी ने, आपने एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन करी जिसके बाद ये मिस्ट्री सॉल्व हो गई। देखिए 2010 तक विकिपीडिया में ये इन्फॉर्मेशन थी कि भानगढ़ मतलब एक ऑफिशियली इंडिया का हॉन्टेड प्लेस है, जिसको भारत सरकार ने हॉन्टेड घोषित किया है। राइट। और 1976 में या 75 में इंदिरा गांधी की सरकार ने CRPF की पूरी टीम को वहाँ एक रात रुकने को कहा था, और उन सबको भूतों की साइटिंग हुई थी। और फिर ये कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले वहाँ जाना मना है। राइट। हर बार ये हाईलाइट हुआ है। गौरव ने 2012 में इन्वेस्टिगेशन की पूरी रात। वो 2009 में भी उसने किया था, तब मैं गौरव के साथ नहीं था, मैं 2012 में जुड़ा उनसे, जब वो इंडिया आया ही था US से। 12 में भी किया, ऐसा कुछ नहीं मिला। हमने भी बहुत वहाँ पे किया। मैं तो मतलब 1-1 किलोमीटर अकेला घुमा हूँ वहाँ पे। जब हम सारी टीम गए थे, हम 4-5 लोग थे। गौरव अपनी 2-3 लोगों के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, हम 2 लोग थे। मैंने जानबूझ के इसको बोला कि भाई तू उधर जा, मैं इधर जाता हूँ। अब मेरे पास कैमरास थे, DSLR, मैं रैंडम फोटोग्राफी कर रहा हूँ कि शायद कुछ आ जाए इसमें, कोई चुड़ैल आ जाए, कैप्चर हो जाए। ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। और रही बात विकिपीडिया वाला, आपको पता ही है वो कैसे हाँ, तो आज के डेट में देखिए ऐसा कुछ नहीं आएगा। लिखा जाता है कि क्लेम करते हैं लोग, बट आपको मौका अगर मिले वहाँ आप जाओ। बिल्कुल रात को आप नहीं जा सकते, बहुत बड़ा रीज़न है उसका कि आप बोलोगे कि रात को जाना इसलिए मना है। आपने किसी को ताजमहल में देखा है रात को जाते हुए? नहीं। कुतुब मीनार में देखा है? नहीं। या आपका हुमायूं का टॉम्ब है, वहाँ देखा है? क्यों? भूतिया होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। बट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये एक रेगुलेशन है कि सनसेट और सनराइज से पहले उनकी जो भी प्रॉपर्टी है वहाँ पब्लिक विजिट नहीं कर सकती है। उसमें कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं। साउथ इंडिया के कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं जहाँ पे अनुयायी जाते हैं, रात में भी जाते हैं, वो स्पेशल कैटेगराइज्ड है। बट इस तरह के जो टॉम्ब और ये आपके खंडर, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। जैसे अभी भूतों की बात ही कर रहे हैं और ये सब, तो बहुत लोग मानते हैं कि भूत प्रेत, काला जादू ये सब नहीं होता, बट क्योंकि आप फर्स्ट हैंड एक तो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के हेड है, आप ऐसे काम कर चुके हैं, आप इस फील्ड से, तो आप बताइए कि जैसा हम मूवीज़ में देखते हैं, वीडियोज़ में देखते हैं, सच में क्या वैसे भूत होते भी हैं कि नहीं होते? काला जादू कुछ है? क्या मिस्ट्री है सबके पीछे? ये पावर एग्जिस्ट तो करते हैं। ओके। ठीक है, आप इसको, आपको सुनकर अच्छा लगे या बुरा,
बट ये पावर एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, ये कहूँगा कि जिस तरीके से इसको पोर्ट्रे किया गया है खासकर मूवीज़ में, वैसे नहीं होते। और सच पूछिए तो जैसे कंजूरिंग में नन को दिखाया गया है, मेरे साथ अगर कभी ऐसा हो जाए तो मैं तो लाइट भी ऑफ करके, मतलब ऑफ ही ना करूँ सोने टाइम भी। ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ। और ब्लैक मैजिक हाँ एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है ब्लैक मैजिक। मैजिक आपने देखा होगा, एक वाइट मैजिक होता है, लोग जिसको देख करके एंटरटेन होते हैं, जादूगर कुछ कर रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं, वाइट मैजिक है, दैट इज़ फॉर एंटरटेनमेंट। लेकिन बहुत सारा ऐसा कुछ इस तरह के मतलब जो ट्रिक्स होते हैं जिसमें स्पिरिचुअलिटी भी इन्वॉल्व है, जिसमें कुछ तंत्र मंत्र भी इन्वॉल्व है, जो कि किसी एक ब्लैक डार्क इंटेंशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो ब्लैक मैजिक होते हैं वो क्या भूतों का, स्पिरिट्स का सहारा लेते हैं किसी इंसान ये को? करने वाले इनके पास बहुत तरह के ताकत होते हैं। ताकत जैसे क्या, स्पिरिट्स में या और भी कुछ? स्पिरिट्स, और खास करके ये जो अघोरीज होते हैं या जो ब्लैक मैजिक करते हैं, अच्छा, हाँ, इनके पास कई तरह के स्पिरिट्स होते हैं। हो सकता है सैकड़ों की संख्या में वो एक कन्विंस करके रखते हैं अपने अच्छा, काम करवाने। बट ये भी है कि काम हर पे नहीं करता, बहुत कम लोगों पे करते हैं। जिसका ऑरा वीक है उस पे कर जाता है। बेसिकली चांसेस ज़्यादा होता है कि टीन एज गर्ल्स जब वो हार्मोनल चेंजेस से गुजर रही है, ओके, उस वक्त चांसेस होता है कि उसके ऊपर हो जाए, काम कर जाए ये इजीली, इसका इफेक्ट हो जाए। ओके, और प्रेग्नेंट लेडीज़, अच्छा, हाँ, उसके भी मल्टीपल रीज़न है। एक तो उस वक्त कुछ मेडिकल रीजंस, बॉडी थोड़ी सी वीक टाइप रहती है, वो स्ट्रेंथ नहीं रहता। दूसरी चीज़ है कि उनके बॉडी के अंदर जो एक कोई नया दुनिया में आने वाला है। बहुत ऐसे स्पिरिट्स होते हैं जिनकी अनटाइमली हुई है, चाहे एक्सीडेंट हुआ है, मर्डर हुआ, कुछ भी हुआ है, वो डेस्परेट है लाइफ में वापस आने के लिए। तो वो कुछ एक ऐसी चीज़ ढूंढते हैं वो, जिससे वो लाइफ में दोबारा आ सके। तो जैसे आप बोल रहे हो लाइफ में दोबारा आ सके, ऐसे इसी कॉन्सेप्ट के नियर अराउंड एक चीज़ आती है पुनर्जन्म। तो ऐसा भी कुछ होता है क्या? आप इस पे भी यकीन करते हो या नहीं? मैं पुनर्जन्म पे यकीन तो करता हूँ। अच्छा, मतलब ऐसा क्यों? ऐसा कोई केस हुआ है जो आपने देखा हो? देखा सुना तो बहुत लोगों का मैंने सुना है, लेकिन उसको मैं क्या बोलूँ। जैसे अगर कोई इंसान यहाँ बैठ के मुझसे कह रहा है कि मुझे इस कमरे में क्या है वो दिख रहा है, लेकिन वो मुझे नहीं दिख रहा है, मैं उसकी बात मान सकता हूँ, लेकिन उसके पास प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं है। Correct. तो मैंने भी ये सोचा कि चलो ठीक है, सुना हूँ इनकी बात, अब सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है उसकी, हाँ, अपने ऊपर जहाँ तक मैंने फील किया है, मुझे एक अजीब सा रास्ता बचपन से दिखता था, फ्रीक्वेंटली सपने में दिखता था। अच्छा, खुद? हाँ, मतलब पहाड़ी कोई एरिया है, माउंटेनियस इलाका है, और जैसे आपने गदर मूवी, जो गदर पार्ट 1 आई थी, हाँ, पुराने वाले बस देखे, पुराने मॉडल के बस होते थे, उस तरह का बस हमेशा दिखता था कि हाँ उस रास्ते से आ रहा है, और उसके रास्ते के चारों तरफ जो है ना, बहुत सारी ग्रीनरी है, खेत है, पेड़ वेड़ हैं, और बहुत लंबा सा बड़ा सा कुआं है, और यही बार बार आता था मुझे सपने में। और ये मेरे ख्याल से ये मुझे को स्टार्ट हुआ था 11-12 के साल की उम्र से, ये मुझे 20-21 साल तक ये आता रहा, फिर स्लोली ये आना बंद हो गया। तो आपको लगता है कि आपको आपका पुनर्जन्म दिख रहा है? मुझे लगता तो है कि एक ही फ्रीक्वेंटली क्यों दिख रहा हूँ, रीओकरिंग ड्रीम फेनोमेना। ओके। तो इसको वेस्ट के जो साइकोलॉजिस्ट है उसको कुछ और कहते हैं, कहते हैं कि हमने कुछ इमेजिनेशन बना लिया है, हमने कुछ इमेजिन कर लिया है, और वो हमें बार बार दिख रहा है। लेकिन बहुत ऐसे स्टोरीज हैं, और बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ के स्टोरीज हैं पुनर्जन्म को लेकर के। एक केस तो ऐसा भी है जो गवर्नमेंट में भी प्रूव हुआ है पुनर्जन्म का। तो एक बच्चा था टीटू नाम का, उसने अपनी पुरानी लाइफ बताई, और आगरा के कोर्ट में उसने प्रूव करा कि उसकी पुरानी लाइफ में उसका हुआ था, और आगरा की कोर्ट ने ये बात मान के फिर उसके कातिलों को सजा दी। तो जब आप कोर्ट मान रहे हैं तो फिर कुछ तो सच्चाई होगी, ऐसा तो मुझे भी लगता है। देखिए, हालांकि केस के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, आप मुझे कभी कुछ हो उसका लिंक वगैरह शेयर कर देना। लेकिन देखिए, हम डिनाई भी नहीं कर सकते ना। आप 2 तरह के लोग हैं दुनिया में, भगवान होते हैं या नहीं होते हैं।
प्रूफ तो देखो आप नहीं कर सकते हो कि होते हैं। कोई बोलेगा दिखाओ मुझे, दिखा तो नहीं पाओगे आप। करेक्ट। और कोई बोलेगा कि नहीं नहीं होते हैं, ये भी वो प्रूव नहीं कर पाएगा नहीं होते। राइट। तो बहुत ऐसी चीज़ें होती है जिसको हम कभी नहीं प्रूव कर पाएंगे। तो जैसे आप अभी भगवान की बात कर रहे हो, तो ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो भगवान से रिलेटेड आती है, चाहे वो आप ये मान लो जो हमको हिस्ट्री पता है, चाहे भगवानों की जो हिस्ट्री पता है, या स्वर्ग नर्क ये सब जो बातें पता है, तो आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू यू ऐसी कोई चीज़ अभी तक प्रूव हो पाई है, या ऐसे कोई कि चीज़ स्वर्ग नर्क का जो कंसेप्ट है, वो जो माहौल बताया गया है स्वर्ग का और नर्क का, हिंदुइज्म में कुछ अलग सा बताया गया है, इस्लाम में कुछ अलग सा बताया गया है, क्रिश्चियनिटी में कुछ अलग सा बताया गया है। आप जैसे इस्लाम को ही ले लीजिए, उसमें बताया गया है कि नरक मतलब जहन्नुम, वहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि लोहा पिघल जाए, जैसे आग की भट्टी होती है। और स्वर्ग मीन्स बड़ा सुहाना सा सब कुछ होता है, बादलों के ऊपर लोग हैं। हो सकता है ये इमेजिनेशन हो, लेकिन मैं एक चीज़ बिलीव करता हूँ कि किसी इंसान का भी जो कर्म है ना, उसके ही बेसिस पे, उसके ही आधार पे उसकी आफ्टर लाइफ डिसाइड होती है। चाहे वो अब ये कौन करता है मैं नहीं बता पाऊंगा ये बात। अच्छा, तो ये आफ्टर लाइफ कहीं भी हो सकती है, चाहे वो स्वर्ग नर्क में हो, चाहे वो पुनर्जन्म में हो, चाहे वो आफ्टर लाइफ मेरे कहने का मतलब है कि जो जिसको आप कहते हो भूत बन गया कोई, या आत्मा उसकी घूम रही है, हम उसे कहते हैं मेटाफिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो जैसे आपके ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, सिर्फ इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे हाँ प्रूव हुआ है कि वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखी गई थी, तो उनमें से कोई एक ऐसा केस बताओ जिस पर आपको भी यकीन ना हुआ हो कि ऐसा भी हो सकता है। साउथ दिल्ली के एक बिल्डिंग, एक कॉम्प्लेक्स है, उसके बेसमेंट, उसका बेसमेंट काफ़ी भूतिया था वो, और 3-4 महीनों के अंदर 2 गार्ड्स ने कर लिया था। अच्छा, मिस्टीरियसली। ऐसा क्यों, क्या हुआ था? तभी उनके मालिक ने हमें बुलाया था इन्वेस्टिगेट करने की। उसका तो देखो, अगर आप चाहो तो मैं फुटेज भी दे दूंगा, आप नकार नहीं पाओगे कि एक बच्चे की शेप दिख रही है सीसीटीवी में, एक इमेज दिख रही है ट्रांसपेरेंट सॉरी ट्रांसलूसेंट सी, निकल करके जा रहा है, लग रहा है कि दौड़ रहा है वो, इस हाइट का होगा, मतलब इस हाइट का, और फिर और बन करके और के फॉर्म में जा करके ऊपर गायब हो जाता है। और उसने मेरे साथ इतना खेला था, इतना खेला था। मतलब कैसे? नेक्स्ट टाइम जब मैं गया था ना वहाँ पे, और वो बहुत बड़ा है, वो बेसमेंट काफ़ी बड़ा है, अगर आप उसकी लंबाई ले लीजिए तो 700-800 मीटर के आसपास है। और आवाज़ अंदर में इतनी गूंजती, हम धीरे से बात करेंगे तो गूंजती, क्योंकि गाड़ियाँ लगती नहीं थी वहाँ, वो खाली है बेसमेंट। और आप बताइए दिल्ली जैसे जगह में पार्किंग भरी होनी चाहिए, सिर्फ 2 गाड़ी वहाँ खड़ी होती थी, वो दोनों उनके मालिक की थी। अब वो निकालते नहीं थे उस गाड़ी को, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियाँ थी बाहर में। अच्छा, वो उसको निकालते नहीं थे। ये तो किसी में हिम्मत नहीं था कि उस बेसमेंट के उस लेवल पे जाके उसको पार्क करें, निकालें। नेक्स्ट टाइम जब मैं गया था तो एक बहुत लाइट सा बॉल लेकर के गया था, फुटबॉल, और मैंने उसे रख दिया था। वो जिस तरीके से मूव हो रहा था, लग रहा था कि खेल रहा है कोई इससे। और टॉयज़ होते हैं, डॉल्स होते हैं, इसको पैरा में कहा जाता है ट्रिगर ऑब्जेक्ट। और ये तो बिल्कुल कई लोगों ने वहाँ कंप्लेन किया था, हमने भी वहाँ पे सेंट्रल सर्वेलेंस बनाया था, कैमराज सारा पहले मैंने लगवाया था, 7-8 कैमराज लगे थे अलग अलग सेक्शन में। और जो सेंट्रल सर्वेलेंस था, जो देख रहे थे डीवीआर के पास, मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि एक एक टाइम कहाँ कहाँ किस कैमरे में क्या हुआ है नोट करते जाना, इसका हम फुटेज का एनालिसिस करेंगे बाद में। अच्छा, तो वही लिख रहे थे, तो किसी को सुनाई दिया था माँ। ओके। और ये 2-3 और लोगों ने कंफर्म किया था कि ऐसा लगा है कि माँ सुनाई दिया, और वो छोटा बच्चा भी दिखता था। छोटे बच्चे का वो है सीसीटीवी फुटेज पे मेरे पास उसके बहुत सारे फुटेजेस हैं, स्पूकी फुटेजेस भी हैं कि हम मतलब हमारे साथ जो शूट कर रहा था एक प्रोफेशनल टीवी ग्रुप भी था, और हम रिसर्च भी कर रहे थे, दोनों काम हम कर रहे थे। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि हम इसको शूट करना चाहते हैं। तो क्या हुआ था उनके बंदे का, आप वो भी देख लीजिएगा। डरे थे कैसे वो। अच्छा, तो इसके बच्चे के पीछे कोई स्टोरी पता चली कि वो बच्चा वहाँ क्यों था? नहीं, कुछ स्टोरी पता नहीं लगी। हमने आसपास के लोगों से पूछा तो
ज़्यादातर जो लोग थे वहाँ पे और उस एरिया में ज़्यादातर जो है बाहर से लोग स्टूडेंट्स आए हुए हैं, वो रेंट वेंट पे रहते, पीजीज वगैरह ज़्यादा है। एक बहुत मेहनत के बाद हमें कोई मिला था वहाँ लोकल, तो उन्होंने बोला कि भैया हम तो इतना कुछ जानते नहीं इसके बारे, बट दादा बताते थे इसके बारे कि ये जहाँ पे नई बिल्डिंग बनी है, नई तो आप उसको नहीं कह सकते, वो बिल्डिंग तो मैं दिल्ली में 2005-6 से देख रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा उस बिल्डिंग का मैं, बिल्कुल बहुत फेमस है, लेकिन उसका जो बेसमेंट है अभी भी खाली ही रहता है, सबसे जो नीचे वाला बेसमेंट है अब भी खाली रहता है। तो दादा ने ये बताया था कि वहाँ से कोई भी शव यात्रा गुजरती है ना, कोई भी, तो उस जगह पे उसको रोका जाता था 2 मिनट के लिए, जहाँ वो बिल्डिंग थी पहले, तब बिल्डिंग नहीं थी, अच्छा, खाली जगह थी वो। एक ये हो सकता है, और दूसरी चीज़ है कि देखिए दिल्ली, आज का जो दिल्ली है ये एक तरीके से युद्ध मैदान में बना हुआ है। अच्छा, पहले के राजाज वगैरह भी थे तो उनका कैपिटल था, फिर मुगल्स आए, लड़ाई झगड़ा, फिर अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने भी मार पीट, मारना लोगों का, तो मास सफरिंग से दिल्ली तो रिलेटेड रहा ही है। और ऐसा भी कहते हैं कि दिल्ली के आधे से ज़्यादा इलाके शमशान के ऊपर अब घर बने हुए हैं, तो इस वजह से भी क्या ऐसा है कि लोगों को थोड़ा दिल्ली के, हाँ, आज का जो मॉडर्न दिल्ली है, हम कह नहीं सकते कि हमारा घर जहाँ है वहाँ कब्रिस्तान था या शमशान था, क्योंकि 600 साल पहले क्या था यहाँ किसे पता है। आज आप ये खुद देखो ना कि 40 साल पहले द्वारका में क्या था, जंगल था सारा। अब उस जंगल से पहले वो आर्मी का लैंड आप कह लो, अब उससे पहले वो क्या था ये तो नहीं पता किसी को। तो जैसे अभी हम इतनी देर से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन और एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, तो आजकल ऐसे बहुत लोग हैं, चाहे वो बाबा हो, चाहे वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हो, जो बोलते हैं कि उनको भूत प्रेत दिखते हैं, वो उनसे बात कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये सच है या नहीं? देखिए, एक तो जिस तरह का पैरा को पोर्ट्रे किया जा रहा है सोशल मीडिया में, इसमें कई तरह के कंसेप्ट है लोगों के। एक तो कंसेप्ट है जैसे यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं जिनके साथ हर एपिसोड में कुछ ना कुछ होता है, और फिर टाइटल ऐसी होती है, या बोलते भी कि आज तो ऑलमोस्ट मर गया था। और कईयों का तो मैंने देखा है कि उनको हर दूसरे तीसरे एपिसोड में कभी नाक से ब्लीडिंग हो जाती है, कभी कान से ब्लीडिंग हो जाती है। और मुझे तो लगेगा कि अगर इंसान में ज़रा भी समझदारी है, हर किसी के साथ ऐसा एक बार हो जाता है तो उसको हाथ जोड़ दे, फिर बार बार वो कर रहा है। अब उसके साथ अगर वो, उसके पास इतना अगर करेज है तो सरकार उसे सुपर कमांडो बना देती। आप कहने का मतलब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरा एक कंसेप्ट है कि ये वेस्ट से आया, ये लोग थोड़े से ना मतलब हाई स्टैंडर्ड में अपने आप को शो करते हैं कि लाइक हमारे पास हम साइकिक मीडिया हैं, मैं साइकिक मीडिया हूँ। अच्छा। मैं अपने ऊपर किसी को बुला सकता हूँ या बुला सकती हूँ, या मैं किसी भी प्रॉपर्टी का फोटोग्राफ देख के या किसी कुछ देख करके मैं बता सकती हूँ या बता सकता हूँ कि यहाँ पे डार्क एनर्जी है या ब्लैक एनर्जी है या डार्क मतलब नेगेटिव एनर्जी, ये सब चीज़ें, या आंख बंद करके बता सकता हूँ कि हाँ कहाँ क्या हो रहा है, अच्छा, या कहाँ क्या, ठीक है। लेकिन ये ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हैं जो इसको प्रूव नहीं किया जा सकता। उनको मालूम है कि देखो, आपको गलत साबित करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ प्रूफ करना पड़ेगा, राइट, या मुझे आप गलत साबित करना चाहते हो। अगर ऐसा होता तो दुनिया में से बहुत सारी मिस्ट्रीज है, अनसॉल्व्ड क्राइम्स हैं, जिसके आज तक जो है आपको कह लो कि क्रिमिनल्स नहीं पकड़े गए हैं, या इंडिया से लाखों बच्चे गायब हो जाते हैं, छोटे बच्चे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाते हैं, पुलिस के पास रिकॉर्ड नहीं होता है। तो उस तरह के लोग मदद कर सकते थे कि वो कहाँ है, अगर इतनी पावर है, इतनी क्षमता है। आपको MS-370 याद होगा, मलेशियन एयरलाइंस 2014 शायद 7 मार्च क्रैश कर गया था, वो गायब हो गया था। उसके ऊपर बहुत सारे मिस्ट्री वाली वीडियोस हैं यूट्यूब पे। टेक्निकली आज तक नहीं पता लगा है कि वो कहाँ क्रैश हुआ था, इंडियन ओशन में किस जगह क्रैश हुआ था। 26 कंट्रीज की टीम ने उसे ढूंढने की कोशिश की, 5 इंडियंस भी थे उसमें, नहीं मिला आज तक। और कितने $बिलियन खर्च हो चुके हैं अब तक का, बहुत महंगा अंडर वाटर इसको कहा जाए सर्च है ये। तो ऐसे लोग क्यों नहीं मदद कर देते हैं?
मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट बता दे, जीपीएस बता दे कि इतने डिग्री नॉर्थ में, इतने डिग्री साउथ में, इतने डिग्री ईस्ट में, ऐसा नहीं। आप सिर्फ यही बता दो ना कि हाँ ठीक है 40 डिग्री साउथ में है, ये 40 डिग्री के आसपास है। अभी आसपास मतलब हो जाता है, फिर अगर मैं इसको बात करूँ ज्योग्राफी में तो ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर हो जाता है। 1 डिग्री में लगभग 125 किलोमीटर का होता है फर्क। इतना ही अगर बता दिया जाए आज साइंस को तो वो बड़े छोटे एरिया में ढूंढेंगे वो। इसी पे मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी। जैसे अभी हाल ही में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल केस हुआ था, एक बहुत बड़ा केस हुआ था जो सुशांत सिंह राजपूत का था। तो बहुत ऐसे लोग बाहर निकल के आ रहे थे जो बोल रहे थे कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की स्पिरिट से बात करी है, उनसे पूछा है कि कैसे उनका मर्डर हुआ या सुसाइड हुई या जो भी हुआ। तो आपको क्या लगता है कि ये पॉसिबल था कि नहीं था, उन्होंने सच में करी है कि नहीं? सुशांत सिंह की आत्मा से बात अगर कोई कर सकता है तो या तो वो उसके घर वाले कर सकते हैं, जो भी उनके नियर एंड डियर रिश्तेदार थे वो कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकता। मैं कभी उनको जानता नहीं, कभी देखा नहीं था। हमारा भी एक वीडियो है जिसको लोगों ने मिस्टेकनली समझ लिया कि मैं सुशांत सिंह राजपूत से बात कर रहा हूँ। वीडियोज उसके ऊपर है, वीडियो उसके ऊपर है कि क्या उसका था है पैरा ही, लेकिन मैं वहाँ बात नहीं कर रहा था। अब ये भी मैं बताता हूँ, जनरली जो इंसान होता है, जिंदा होता है, वो किससे बात करेगा? वो तो बात करने में इंटरेस्ट रखता है जिसको वो जानता है, या कोई उसका दोस्त है या कोई उसका रिलेटिव है या जिससे जुड़ा हुआ है। वो अननोन से क्यों बात करेगा? करेक्ट। तो मरने के बाद भी यही होता है कि अगर मैं बोलता हूँ कि अगर हाँ सुशांत सिंह राजपूत से मैंने बात किया है, भाई जब मैं उससे बात कर सकता हूँ तो महात्मा गांधी जी की आत्मा से भी बात कर सकता हूँ। हाँ। किसी की भी कर सकता हूँ। तो ये बात है, हाँ कर सकते हैं उसके घर वाले या कोई भी एक जेन्युइन पैरा इन्वेस्टिगेटर कहाँ बात कर सकता है? किसी ऐसी जगह पे जाके उसको अगर एक्सेस मिले लाइक जिससे वो बहुत रिलेटेड था, लाइक सुशांत सिंह का घर या जो भी जहाँ रहे हैं वो, या जहाँ पढ़ाई उन्होंने की, कुछ भी ऐसी जगह जो मैं उतना नहीं जानता कि जिससे इमोशनली जुड़े हुए हो, वहाँ पे जा करके। हाँ, लेकिन मैंने कोशिश की थी, मैंने अप्रोच करने का कोशिश किया था उनके रिश्तेदारों को, बट कोई जवाब किसी का आया नहीं था। तो जब आपने ट्राई करा कि आप उनके रिश्तेदारों से मतलब पहले मिले और फिर उनसे बात कर पाए तो वो नहीं हो पाया किसी भी तरीके मैंने से? एक्चुअली कांटेक्ट करने की कोशिश की थी सोशल मीडिया के माध्यम से, और इवन उनके सिस्टर को भी, बट कोई जवाब किसी का आया नहीं था। अच्छा, तो जैसे आप बोल रहे हैं कि अगर कोई आपके बहुत पास हो तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल। देखिए मैं बता रहा हूँ, आज मैं बोलता हूँ कि गौरव तिवारी, गौरव से मैं बहुत अटैच रहा हूँ। राइट। ठीक है, मैं कहता हूँ, आज भी मैं कहता हूँ, बीच में मैंने छोड़ दिया था ये सब। 2 साल तक मैंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, वो इसलिए कि किसी तांत्रिक ने मुझे बोला था, और वो तांत्रिक है कैमरे पे नहीं बोलते, ऑफ कैमरा वाले, असली वाले है वो। अच्छा। ठीक है, वाराणसी वगैरह में उनका एक्सपीरियंस रहा है, सिद्धियों में हर तरह के। उन्होंने बोला कि बेटा जो आप करते हो काम तो ठीक है, गौरव को मुक्ति नहीं मिली, मैं ये भी जानता हूँ। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप एक बार ना ये सब छोड़ दो, क्योंकि उसको बार बार एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप आओगे उससे बात करोगे, और वो जगह ही क्यों, जो हमारा वो बैल्कोनी, वो घर है क्यों। मेरी वीडियोस में ये भी देखिए कि गौरव तिवारी की एक उसमें छोटी सी क्लिप है, किसी ने शायद गौरव को देखा नहीं होगा वहाँ डांस करते हुए, आज तक कहीं नहीं देखा होगा। वहाँ पे गौरव एंजॉय कर रहा है, क्रिसमस का फेस्टिवल था, छोटी सी पार्टी रखी गई थी एक, गौरव तिवारी डांस कर रहे थे। तो बहुत अटैच थे वो, उनको जब भी मन करता था थोड़ा एंजॉय करना, हंसना, तो आ जाते थे मेरे घर। अपनी 2-4 जो उनके थे दोस्त और आईपीएस के जो लोग थे उनके साथ आ जाते थे, तो अटैच्ड है वो इस जगह से। तो इसलिए क्या ये पॉसिबल है कि आपको अभी भी गौरव तिवारी सर दिखते हैं या आप उनसे बात कर सकते हो? देखिए जैसे वो मीन्स दिखते थे फिजिकल फॉर्म में जब जिंदा थे, वैसे तो नहीं दिखे हैं कभी, लेकिन कभी कभी इतने सालों में कुछ शैडो वगैरह का मुझे एहसास हुआ है, ऐसे साइंस वगैरह लगे हैं कि वो है आसपास। हाँ, और जब उनकी डेथ हुई थी तो हमारा जो म्यूजिक सिस्टम था वो कंप्यूटर से अटैच था, तो उस पर नॉकिंग की आवाज़ आती थी, ऐसे 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 लगता दरवाज़ा कोई नॉक कर रहा है। अच्छा। और उसके बाद फिर अराउंड 1:30 बजे फिर मैं अपना सारा इन्वेस्टिगेशन इक्विपमेंट वगैरह निकालता था और फिर इन्वेस्टिगेट करता था, और वीडियोस वगैरह भी कर लेता था। कई बार तो नहीं किया मैंने, जस्ट सिर्फ कर रहा हूँ, और आज भी मैं करता हूँ ऐसा।
अच्छा। मुझे कुछ पूछना होता है ना अपने बारे या किसी और के बारे, कुछ खास, कोई खास अगर है, या मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है ये पूछना। अब देखो ये मुझसे कोई बोलेगा कि राज भाई आप पूछ सकते हो कि मैं मर्सिडीज़ कभी ले पाऊंगा कि नहीं, तो भाई ये माफ़ कर दो, ये कोई सवाल नहीं हुआ। कुछ ऐसा जो लाइफ की सीरियसनेस से जुड़ा हुआ हो, तो अपने लिए तो मैं करता हूँ। और आप मानो यकीन ना मानो, वो बड़ा सटीक हुआ है मेरे साथ। तो ये सवाल जो आप पूछते हो किससे पूछते हो? इनफैक्ट जीटी गौरव से पूछता हूँ। ओके, और वो जो जवाब देते हैं वो आपको ये टूल्स के थ्रू पता चलता है? हाँ, मैं सुन नहीं सकता टूल्स के थ्रू, या ईवीपी रिकॉर्डर है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेना, फिर आपका वो K2 वगैरह जो होता है EMF। और वो हमेशा होता है, जैसे अगर आपको ये जवाब मिला कि हाँ आपके साथ ऐसा ऐसा होगा, अभी तो भी फिर वो गौरव आपके की साथ पुरानी होता है? वीडियोस है, आप अगर देखिएगा तो जैसे कह रहे हैं K2 में अगर आपको हाँ लगता है तो 2 बत्ती जला के दिखाइए, आपको ना लगता है तो 4 बत्ती जलाइए। और उनके लिए इन इक्विपमेंट से इंटरेक्शन करना इसलिए भी आसान है क्योंकि वो तो खुद खिलाड़ी थे इसके। करेक्ट करेक्ट। तो जैसे आप गौरव तिवारी से क्लोज थे इसलिए आप इनसे पूछते हो तो आपको पता चल जाता है, बट अगर कोई ऐसे नॉर्मल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर उनसे कुछ पूछने का ट्राई करे तो क्या वो पॉसिबल है? दैट डिपेंड्स ऑन हिज मूड। अगर उसको लगा एंटरटेन करना है तो करेगा, यार नहीं तो नहीं करेगा वो। और ये कहीं पे भी नहीं हो सकता, कुछ कुछ जगहों पे ही जहाँ पे वो क्लोज रहे हो उस जगह से वहीं हो सकता है। चूँकि मैं बहुत उससे क्लोज रहा हूँ इमोशनली भी, शायद मैं अगर वो जगह को चेंज भी करता हूँ और अगर मैं याद करूँगा, हो सकता है, क्योंकि ये इनको ऐसा नहीं है कि अगर ये किसी की दिल्ली में या किसी एक खास प्रॉपर्टी में विजिट करते हैं जिसको हॉन्टिंग लोग कहते हैं, तो वो कोलकाता नहीं पहुंच सकते या वो चेन्नई नहीं पहुंच सकते। ओके। मेरा मानना है कि जब इंसान मतलब जब आत्मा बॉडी जब डिस्ट्रॉय हो जाती है, चेतना तो रह जाती है, चेतना जिससे आप कॉन्शियसनेस हम कहते हैं उसे, चेतना, तो ये स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से ट्रेवल कर सकती है। ब्लिंक करेंगे आप न्यूयॉर्क। जैसे आप हम इतनी देर से स्पिरिट्स की बात कर रहे हैं तो मैंने ये बहुत सुना है और मेरे को ऐसा लगता भी है कि स्पिरिट्स वो लोग बनते हैं जिनका या तो जो लास्ट राइट्स होते हैं वो ढंग से नहीं हो पाते या उनकी जो लाइफ होती है वो काफ़ी ट्रैजिक होती है। तो मेरे को हमेशा से ऐसा सवाल रहता है, जैसे कुछ लोगों के बहुत ही बुरी तरीके से होते हैं, उनके साथ बहुत चीज़ें होती है जो बहुत गलत होती हैं और फिर उनकी आत्महत्या कर लेते हैं या उनकी मौत हो जाती है, तो क्या ये लोग भी स्पिरिट्स बन के फिर रहते हैं आसपास या नहीं? देखिए, सबसे कॉमन रीज़न है किसी का भी अनटाइमली होना। अनटाइमली अगर किसी की होती है और वो भी किसी ऐसे सिचुएशन में होती है जिसमें बहुत ज़्यादा सफरिंग जुड़ा हुआ है, इमोशंस जुड़ा हुआ है। एक्सीडेंट को आप कह सकते हैं कि सफरिंग है, इमोशन तो उसमें कुछ नहीं, अचानक से कुछ हो गया। और लास्ट राइट्स वाली जहाँ तक आपने बात बोली, दैट डिपेंड्स ऑन बिलीफ सिस्टम उस इंसान का क्या था। अच्छा। मतलब उसका किस तरह का था। जैसे बहुत सारे लोग हैं नास्तिक हैं, एक तरीके से मैं बहुत सारी बातों पर बिलीव नहीं करता हूँ। जैसे लाइक मैं अपने बारे सोचता हूँ कि अगर मैं मर जाऊँगा तो ठीक है, जो मेरा धर्म है, मेरे धर्म में एक अलग हिसाब से लोग करते हैं वो आपके क्रेमेशन, किसी और धर्म में अलग हिसाब से करते हैं, किसी में। मेरी सोचिए, अपनी पर्सनल बता रहा हूँ, अगर मैं मर जाता हूँ, मेरी बॉडी को कैसे भी डिकम्पोज किया जाए मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कैसे भी किया जाए, दफनाया जाए, जलाया जाए या चील कौओं को खिला दिया जाए, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो ज़्यादा, ये डिपेंड करता है कि लोग कितना, कोई बहुत एक इंसान होता है जो बहुत रिलीजियस है और वो एक एक काम करता है जो उसने रिलीजियस बुक में पढ़ा है उसके हिसाब से, और वो नहीं हो पाता है, मान लो उसके के बाद नहीं हुआ। जैसे आपने कह रहे थे कि प्रॉपर उसका अंतिम क्रियाएं जो हैं नहीं हो पाई, एक प्लेन क्रैश होता है, तो जो लाशें होती हैं उनको, मतलब कई ऐसे क्रैश होते हैं कि पहचानना तो मुश्किल है कि ये अजय था, कि ये सुलेमान था, कि ये मीन्स क्रिस्टीना थी, कौन था। हाँ, कुछ ऐसे, कुछ क्या मेजर ऐसे क्रैशेस, जैसे चरखी दादरी वाला हुआ था जो 2 प्लेन टकरा गए थे, सऊदी और कजाक, जो बॉडी, कोई भी बॉडी इंटैक्ट नहीं मिली थी, हाथ किसी का अलग, पैर किसी का अलग। तो ऐसे केसेस में आप कुछ कर नहीं सकते, तो मास क्रिमेशन होता है ऐसे केसेस में। अच्छा, मास क्रिमेशन होता है, एक साथ करते हैं।
तो इसके अंदर मेरा ये भी सवाल है, जैसे ये तो एक एक्सीडेंट हो गया, इसको तो कोई नहीं रोक सकता था, किसी को पता नहीं था, बट कुछ केसेस में जब कोई किसी के साथ जानबूझ के गलत करता है, उसका कत्ल करता है कुछ, तो अगर वो स्पिरिट के अंदर इतना ही नफरत है, गुस्सा है, तो फिर वो स्पिरिट फॉर्म में उसके साथ बदला क्यों नहीं लेती? फिर ऐसा क्यों है कि स्पिरिट अपना बदला ऐसे नहीं निकाल पाती? और फिर बहुत मासूमों के ऊपर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उनके ऊपर पोजेशन के केसेस देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये जो क्राइम व्राइम करने वाले लोग होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, एक तरीके से ये अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। ये इनके अंदर हिम्मत इतनी बड़ी, जब किसी का कोई जान ले सकता है उसके अंदर हिम्मत काफ़ी है। हालांकि इंटेंशन डार्क है उसका, हिम्मत काफ़ी है, तो ये अपने ऑरा को वीक स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ये। अच्छा, अननोविंगली। हाँ, हाँ। अगर वो चाहते भी होंगे तो इनके ऊपर उतना असर नहीं पड़ता होगा। अच्छा। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हुए हैं, बहुत रेयर केसेस है, जिसमें किसी ने किसी के साथ गलत किया है, उसने खुद से जाके बाद में कमिट कर लिया है पुलिस के पास या कानून के पास कि मैंने किया था ऐसा। पैरानॉर्मल की वजह से कि उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई तो उन्होंने कमिट कर लिया। हाँ, जब उससे पूछताछ हुई कि इतने दिन से तुम, फिर बताया उसने। अच्छा। और जब उसके साथ, मान लो अगर उसके साथ कोई स्पिरिट कुछ नहीं कर पा रही है, उसका भी परिवार होगा, उसकी भी वाइफ होगी, बच्चे होंगे। ऐसा कोई केस इन पर्टिकुलर है जो आप ऐसे बता सको नरेट करके कि ऐसा एक क्रिमिनल ने बता दिया था कि उसने ऐसा करा है? मैंने तो देखिए देखा नहीं, लेकिन इस पे मैंने शो किया था, एक पैनल डिस्कशन में आया था, एबीपी न्यूज़ के लिए आया था। तो ये मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में कहीं पे लिंक है कि किसी ने खुद से बता दिया था अपने के बाद थाना इंचार्ज को कि उसकी लाश कहाँ पे है। के बाद उसको सपने में आया था, मतलब किसी इंस्पेक्टर को सपने में आया था कि, और वो केस जो है बहुत दिन से मिस्ट्री बनी हुई थी, क्योंकि बॉडी नहीं मिल रही थी, तो पुलिस ने मिसिंग का केस डाला था। अच्छा। जब तक बॉडी नहीं मिलेगी तो पुलिस उसको मानेगी नहीं ना कि हो चुकी है, मिसिंग डाल देगी। लोग 20-20, 30-30 साल, 50-50 साल तक मिसिंग में ही रहते। अच्छा, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि वो थाना इंस्पेक्टर को आया पर अपनी फैमिली मेंबर? ये देखिए, मैंने सुनी है ये बात, और कहीं हुआ भी था, आप इस पे और भी इंटरनेट पे रिसर्च कर सकते हो, बट मेरे पास प्रैक्टिकल ये नहीं आया इस तरह का केस कि किसी ने मतलब मुझे बताया हो ऐसा। और ये जो हुआ था आपका थाना इंचार्ज वाला, थाना इंचार्ज को सपने में आया था और उसने एग्जैक्ट उसी जगह पे तोड़फोड़ करवाया था और उसकी बॉडी मिली थी। जो पाइप होते हैं ना, पूरा बड़े मोटे मोटे पाइप होते हैं, वाटर पाइपलाइन। अच्छा, हाँ, देखे होंगे आपने, बहुत बड़े बड़े जो होते हैं, जो शहरों में सप्लाई के लिए, उसमें एक पॉइंट में बीच में उसकी लाश थी, तो उसको उसने ओपन करवाया था। और ये सपने से उन्हें पता चला? हाँ, उस पे पाइप पे नंबर मार्क होता है ना, लाइक 63, 64 ऐसे करके। सुनने में तो ये सब काफी स्केरी है। तो जब आप ये काम करते हो, कभी आपको ऐसा कोई सपना आया या एक्सपीरियंस हुआ जिसके बाद आपको लगा हो कि नहीं, ये मेरे लिए, मेरी जान के लिए सही नहीं है? मुझे गौरव का कई बार ऐसे सपने में आया है, जो मैं कोई कुछ डिसीजन लेने जा रहा हूँ और अगर वो मैं ले लेता तो मेरे लिए अच्छा नहीं होता, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ हो, चाहे कुछ फैमिली से जुड़ा हुआ हो। और फिर मैंने सोचा, फिर मैंने विड्रॉ कर लिया, मैंने नहीं किया, तो मैं फ़ायदे में रहा। तो इंडिकेशन तो आ जाती है। अच्छा, इंडिकेशन आ जाती है, बिल्कुल। ओके। आज सबको आती है। लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि यार तुम अकेले मत जाओ इतनी रात, मुझे अच्छे वाइब्स नहीं आ रहे हैं, लोग बोलते हैं ना ऐसा। कोई ना कोई उनको इंडिकेट कर रहा होता है। मेरे को ये इंडिकेशन से अभी याद आया, आपने एक ऐसा भी केस मेरे को बताया था जहाँ पे आप एक जंगल में अकेले फंस गए थे, जहाँ पे कुछ दिन पहले ही डेथ भी हुई थी जंगली हाथियों की वजह से। तो आप वो केस भी थोड़ा बताओगे क्या? जंगली एक्चुअली वहाँ झारखंड में रांची से अराउंड 40-45 किलोमीटर दूर एक गांव है रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो एक स्कूल था, सरकारी स्कूल छोटा सा, वो बंद पड़ा था। मुझे बताया था किसी ने उसके बारे कि आप थोड़ा वहाँ जाओ, स्कूल बंद पड़ा है, और गाँव के आसपास कोई ज़्यादा स्कूल है नहीं। मैंने कहा किस लिए बंद पड़ा है? उन्होंने बोला कि जी भूत है स्कूल में, तो सरपंच जी ने बंद करा दिया। मैंने कहा ठीक है। तो मैं गया वहाँ पे, शाम में निकला था रांची से मैं। सरपंच जी का घर वर ढूंढा, अपने बारे पहले बताया। पहले तो एंटरटेन नहीं कर रहे थे, फिर मेरे ब्रदर ने मेरी कुछ फुटेजेस दिखाई न्यूज़ की और सबकी, न्यूज़ चैनल्स वगैरह की, तो कन्विंस हो गए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप कीजिए, ऐसे तो हम वहाँ नहीं जाने देते हैं किसी को दिन में भी,
कई बच्चे बीमार हुए हैं, कईयों को वहाँ डर लगा ऐसा। फिर मैंने सोचा चलो इन्वेस्टिगेट करते हैं वहाँ। मैं ब्रदर थे, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। और ब्रदर मेरा है कि मेरे साथ जब होता है तो वो डरता नहीं है, ऐसे तो डरता है, मेरे साथ होता है तो डरता नहीं है। तो उसमें मैंने 2-3 पार्ट किए थे उस वीडियो के। और सच पूछिए पैरानॉर्मल कुछ नहीं था उस स्कूल में। अच्छा। अब मुझे ये बोला गया था कि आप यहाँ पूरी रात रह के दिखा देना बस। अच्छा। अगर आप पूरी रात रह सकते हो यहाँ पे, हम मान लेंगे कुछ नहीं है। अच्छा। और मैं सच में वहाँ पे 3-4 बजे तक था। ओके, पर वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ? हाँ, और ठंड भी मुझे लग रही थी। वो नवंबर का महीना था और वो गांव का इंटीरियर एरिया, ठंड ज़्यादा होती है। मुझे ठंड भी लग रही थी और फुल मून की नाइट थी। और पैरा थ्योरी के हिसाब से फुल मून नाइट को पैरानॉर्मल एक्टिविटी बहुत होती है। अच्छा। तो मुझे लगा कि अगर कुछ है तो आज तो और होनी चाहिए। लेकिन मेरे अकेले इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी वहाँ कुछ भी नहीं था, वहाँ पैरा कुछ नहीं था। लेकिन मेरे साथ एक गड़बड़ी हो गई थी ये कि मैंने भाई को भेज दिया था, और भाई चूँकि कई बार जा चुका था उस गांव में, तो उसको रास्ते वस्ते का आइडिया था। अब मुझे था नहीं, अब मैं अकेला कर रहा था। तो वापस निकलने के लिए मैंने सोचा कि मैं पहुंच जाऊंगा गाड़ी तक। ठीक। सरपंच जी के घर के बाहर ही गाड़ी खड़ी थी हमारी। मैं सोचा कि मैं पहुंच जाऊंगा गाड़ी तक। फिर मुझे लगा कि यार मुझे 10 मिनट लगे थे, 15 मिनट यहाँ तक आने में लगे थे, अभी तो टाइम बहुत हो गया, 20-25 मिनट हो गए। फिर उसके बाद मुझे लगा मैं तो रास्ता भूल गया। और फिर देख रहा हूँ कि चारों लाइट हैवी जब किया मैंने तो देखा कि चारों तरफ जंगल 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 है। जंगल के बीच से मैं, मेरे चैनल पे है ये वीडियो, एक पतली सी सड़क है मेन, उस दूसरे गाँव को भी टच करती है, वो सड़क कनेक्ट करती है। वहाँ पहुँचा। अब बिल्कुल अंधेरा, मैं सामने जाऊँ, पीछे जाऊँ, लेफ्ट जाऊँ, राइट जाऊँ, मुझे कुछ नहीं पता लग रहा। फिर मुझे याद आया कि सरपंच जी ने मुझे शाम में बोला था कि थोड़ा सा ध्यान इसका भी रखना है कि 7-8 दिन पहले इस इलाके में जंगली हाथियों के झुंड ने कुछ लोगों को कुचल के मार दिया था। ओह। इस बात से मैं बहुत डर गया था। अच्छा। कि अगर ऐसा कुछ हो जाता, मेरी उनसे मुलाकात हो जाती, तो उस दिन तो मैं पैरानॉर्मल हो जाता। उस दिन फिर एक नया केस शायद बन सकता। हाँ, फिर औरों को मौका मिल जाता मुझसे बात करने का। पर चलो बहुत अच्छा हुआ कि वैसा कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे और आप सेफली आ गए। तो जो ये आप इक्विपमेंट्स की बात बता रहे हैं, आज वो इक्विपमेंट्स आप लाए भी हैं, उनको आप थोड़ा डिस्क्राइब करोगे, क्या होता है, कैसे होता है? सबसे क्लासिक तो है घोस्ट K2 मीटर, K2 EMF मीटर, जिसमें बहुत सारी बत्तियाँ, 4-5 बत्तियाँ होती हैं। ओके। फिर EVP रिकॉर्डर होता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना। हम एक बहुत शॉर्ट सी वॉइस नोटिस करने की कोशिश करते हैं। IR फुल स्पेक्ट्रम, मतलब आप इसको मोटा मोटी कह लो नाइट विजन कैमरास। ओके। और आप EMF सेंसर्स अलग अलग तरह के होते हैं। K2 भी वही है, लेकिन वो फिर सेंसर से वो कुछ डिजिटल में शो करेगा आपको नंबर में कि कितने मिलीगॉस है। और थोड़े एडवांस में चले जाओ तो जैसे SLS मैं यूज़ करता हूँ कभी कभी, स्ट्रक्चर्ड लेयर सेंसर कैमरा इसको कहते हैं। ये आपको वेस्ट के शोज़ में बहुत दिखेगा। ये इससे क्या होता है? पर ये मान लीजिए अगर उसमें आप अपने आप को देखें स्क्रीन में, जब SLS ऑन है यहाँ पे, तो बिल्कुल आपके जो ह्यूमन शेप में एक लाइन ऐसी सी दिखेगी, फिर ऐसे ऐसे, मतलब एक दिखेगा कि सर है, फिर हाथ ऐसे, हाथ ऐसे। अच्छा। मतलब ह्यूमन स्ट्रक्चर। हाँ, बट थोड़ा स्टिक फॉर्म में दिखेगा। मैं आपको ना इसका कोई स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप इसको अपनी तरफ से समझा देना। ठीक है, डन। ये फॉरेन में बहुत यूज होता है। आज हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे बात करी है जिसके बाद मेरे को भी थोड़े ऐसे मिथ्स थे जो आज क्लियर हो चुके हैं, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को लेके थे, भूतों को लेके थे। तो थैंक यू सो मच आज यहाँ आने के लिए और हमसे बात करने के लिए, हमें बताने के लिए और ये सारी बातें क्लियर करने के लिए, क्योंकि आई एम श्योर कि ऐसे बहुत सारी ऑडियंस में भी लोग होंगे जिनको भी ये वहम होगा कि ऐसा होता है, और आज उन्हें पता चल गया कि जो हम मूवीज़ में देखते हैं या वीडियोज़ में देखते हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए होती है, ज़्यादातर वैसा नहीं होता और इतना ईजी भी नहीं होता कि कोई पोजेस हो जाए। और अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ ये हो तो आप अपना ऑरा स्ट्रांग रखें, थोड़ा यकीन रखें भगवान में और अपने ऊपर। और बस थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच आज आने के लिए।